इस वीडियो में हम एरिस्टोटल के संविधान के बारे में क्या विचार रहे हैं, किस तरह के संविधान को उसने बेहतर माना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पर एरिस्टोटल ने संविधान को सरकार के रूप में ही लिया है। एक किस्म से जब वो संविधान की बात करता है तो एक किस्म से वो सरकार की बात करता है कि किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसके माध्यम से उसके लिए संविधान और सरकार यहाँ पर एक ही बात है। A constitution for Aristotle was not only a basic law determining the structure of government, but it was reflected a way of life. उसके लिए जो संविधान था, वो जिस संविधान की बात करता है यहाँ पर, वो उसके लिए संविधान सिर्फ वो नहीं है जो हम आज समझते हैं कि जिसमें सभी सरकार के विभिन्न अंगों के ऑर्गन के काम बटे हुए होते हैं कि किसकी क्या अथॉरिटी होगी, क्या पावर होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किस तरह से सरकार बनेगी, किस तरह से शक्तियों का बंटवारा होगा। वो सारी बातें जो हम संविधान में आज हम मान के चलते हैं, हमारे संविधान में भी है। उस अरिस्टोटल के लिए सिर्फ वही नहीं था, हालांकि ये बात भी होती है संविधान में, उसने माना है, लेकिन उसके अलावा उसने कहा एक इट वाज रिफ्लेक्टेड ए वे ऑफ लाइफ। ये एक आदमी के जीवन के तरीके को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह का उसका जीवन होगा, उसको रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। दो अर्थों में लेता है कॉन्स्टिट्यूशन को, टू एस्पेक्ट्स, एक तो एथिकल एस्पेक्ट, एक इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट। इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट तो वही जो कि आजकल हम समझते हैं संविधान से, कि जिसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन और कौन किस पोस्ट पर कैसे चुना जाएगा, कौन आएगा, वो जो बंटवारा है पावर्स का और ऑफिसेज का, वो सारे इंस्टीट्यूशनल जो एस्पेक्ट है इसका, एक तो उसकी बात है। तो दूसरा कहते हैं इसका एथिकल एस्पेक्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो क्या है? द एम एंड गोल्स टू बी परस्यूड बाय ए कम्युनिटी, कि एक समुदाय द्वारा, एक कम्युनिटी द्वारा, एक स्टेट द्वारा क्या उद्देश्य होंगे और कैसे उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा, ये सारी बातें भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को वो इन दो अर्थों में लेता है एरिस्टोटल। अब उसने कहा कि बेस्ट फॉर्म कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशन की। उसने अपने समय के जो सिटी स्टेट्स थे आसपास के सभी के, बताया जाता है कि 158 कॉन्स्टिट्यूशन को एनालिसिस किया था और कंपेयर किया था। उसके आधार पर वो नतीजे पर पहुंचा था कि कौन सा होना चाहिए, बेहतर है। टू फाइंड आउट सच कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द फियर ऑफ रिवॉल्यूशन वुड बी मिनिमम एंड वुड प्रोवाइड ए सुटेबल कंडीशन टू सिटीजन फॉर ए गुड लाइफ। एरिस्टोटल का उद्देश्य क्या था कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करने का या कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन करने का या बताने का? वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित करना चाहता था। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने बता दें, यहाँ उसकी सरकार से ही मतलब है। वो एक ऐसी सरकार, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता था जिसमें क्रांति की संभावना बहुत कम हो, मिनिमम हो, और ऐसी सरकार हो जो लोगों की गुड लाइफ के लिए। उसने कहा था, स्टेट का उद्देश्य भी बताया था जब उसने स्टेट की बात की थी, कि उसका उद्देश्य लोगों को जीवन को बेहतर बनाना ही उसका उद्देश्य है, और इसीलिए राज्य अस्तित्व में है, इसीलिए बना हुआ है। तो यहाँ भी कहता है कि बेस्ट गवर्नमेंट या बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वही होगा जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा। हालांकि उसकी भी रुचि तो बेस्ट तो प्लेटो की तरह मोनार्की को ही मानता था। वो कहता था यदि शासन एक आदमी का है और वो आदमी इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान है, वो जनता के हित में या दूसरे के हित में काम करने वाला है, यानी कि वो भ्रष्ट बेईमान नहीं है, योग्य भी है और ईमानदार भी है, तो उससे बेहतर शासन कोई नहीं हो सकता। फिर कानून का शासन भी उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि कानून के बारे में भी उसका ये मानना था कि कानून एक निश्चित परिस्थितियों के लिए होता है। हर एक परिस्थिति को अनुमान नहीं लगा सकते कि कैसी परिस्थिति होगी, और जैसी जैसी परिस्थिति होगी, कई जगह उन परिस्थितियों में वो कानून सूटेबल नहीं होता, तो उससे न्याय नहीं हो पाता।
लेकिन अगर राजा खुद शासन करेगा तो जो आदेश देगा वही न्याय होगा। और वो इंटेलेक्चुअल है, ईमानदार है, जनता के हित में काम करने वाला है, तो वो बेहतर काम करेगा। हालांकि उसने ये माना कि इस तरह के योग्य आदमी ढूंढना मुश्किल है और वो भ्रष्ट होने की संभावना होती है, तो फिर बाद में उसने एक्सेप्ट किया था कि इससे तो बेहतर फिर कानून का ही शासन है। तो आइडियल फॉर्म में तो मोनार्की को ही बेस्ट मानता है। यदि अच्छे रूलर, अच्छे शासक जो चाहता है, जो उम्मीद करता, अगर ऐसे शासक मिलते हैं और हैं, तो फिर मोनार्की से बेहतर कुछ नहीं, और कानून के शासन से भी बेहतर है। अगर नहीं है तो फिर कानून का शासन बेहतर है। बट इन रियल लाइफ एलिजिबल रूलर आर नॉट फाउंड। वो कहता है कि लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में वो नहीं पाते, तो इसलिए फिर उसने दूसरा ऑप्शन दिया था जो हम देखेंगे मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का। सो ही सजेस्टेड द मिक्सचर ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। बोथ सिस्टम है मिनिमाइज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ईच अदर। उसने कहा था कि मोनार्की के बाद मोनार्की भ्रष्ट होकर टायरनी बन जाती है, जैसा कि उसने ये बताया, आगे देख लेते हैं इसमें पहले। जैसे कि उसने ये क्लासिफिकेशन जो किया था, उसमें कहा था यदि एक व्यक्ति का शासन है तो मोनार्की है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब यदि शासक जनता के हित में काम करता है तो मोनार्की है। और यदि एक ही व्यक्ति का शासन है और शासक अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, जनता के हित में काम नहीं करता, तो वही फिर टायरनी बन जाती है। फ्यू, यदि कुछ लोगों का शासन है, कुछ यानी कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, यदि वो जनता के हित में शासन करते हैं तो एरिस्टोक्रेसी है। और यदि वो जनता के हित में शासन नहीं करते, सेल्फिश होकर अपने उद्देश्यों, अपने हितों को पूरा करने के लिए शासन करते, तो फिर वो ओलिगार्की हो जाती है। और बहुत सारे लोग यदि शासन करते हैं और जनता के हित में शासन करते हैं तो वो पॉलिटी हो जाती है। और यदि उसका फॉर्म बिगड़ जाती है, यानी कि यदि वो लोग स्वार्थ से प्रेरित होकर काम करने लग जाते हैं, तो फिर उसको उसने डेमोक्रेसी कहा है। तो यहाँ मतलब डेमोक्रेसी को उसने परवर्टेड फॉर्म माना है, यानी कि जो विकृत रूप है सरकार का, उसमें इसको शामिल किया है। तो उसके लिए सबसे पहली चॉइस तो मोनार्की है। यदि अच्छा शासक मिल जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये भय है कि ये टायरनी में बदल जाती है। तो फिर दूसरा उसके पास ऑप्शन है एरिस्टोक्रेसी, यानी कि कुछ योग्य लोग, जैसा कि सिटी स्टेट में उस टाइम पर होता था। प्लेटो ने भी अपने जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहा था कि कुछ योग्य लोग ही शासन करेंगे। फिलोसफर की एक गार्जियन क्लास अलग बना दी थी। तो यहाँ प्लेटो, अरिस्टोटल भी यही कहता है कि एरिस्टोक्रेसी फिर बेहतर शासन है। लेकिन उसमें इसका भी भय रहता है कि एरिस्टोक्रेसी में भी फिर ओलिगार्की में बदलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसने फिर एरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी का एक मिक्स सा रूप शामिल किया है कि दोनों को यदि मिला के, क्योंकि पॉलिटी में क्या होता है कि लोगों का शासन होता है, मतलब सारे लोगों का हिस्सेदारी होती है किसी न किसी रूप में उसमें, और इसमें कुछ लोगों की होती है। तो पॉलिटी जो है वो कुछ लोग जो एरिस्टोक्रेसी को ओलिगार्की में बदलने से रोकते हैं, और एरिस्टोक्रेसी जो है वो पॉलिटी को डेमोक्रेसी में जो परवर्टेड फॉर्म है इसको बदलने से रोकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को की जो कमियां हैं उसको दूर करने का काम करती हैं। और इसलिए उसने कहा था कि सबसे जो बेस्ट फॉर्म है वो अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो उसकी आती है। तो हम देखते हैं पीछे जो यहाँ पर बात थी, तो उसने कहा था कि दोनों सिस्टम, मैंने बताया कि मिनिमाइज कर देते हैं ईच अदर की जो शॉर्ट कमिंग्स उनकी कर देते हैं। फिर उसने कहा रूल ऑफ लॉ इज़ बेटर देन रूल ऑफ मैन। यदि मोनार्की है और शासक अच्छा है, योग्य है, ईमानदार है, तो रूल ऑफ लॉ से बेहतर वही शासन है। लेकिन उसकी फिर उसने नकार दिया कि वास्तविक ज़िंदगी में ऐसा नहीं मिलता, ऐसा संभव नहीं है। तो उसने कहा फिर तो लोग भ्रष्ट होने की संभावना ज़्यादा है, फिर तो कानून बनाया जाए। कानून बनाने से फिर उन पर एक चेक रहेगा, लोगों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से उनको रोका जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ की बात एरिस्टोटल करता है, अपने आइडियल स्टेट में भी करता है। फिर बाद में डायसी ने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में इस रूल ऑफ लॉ को काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। और आज एक मान्यता है डेमोक्रेसी में कि रूल ऑफ लॉ को ही सबसे बेहतर माना जाता है।
अब उसने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, जो हमने देखा था 3 तरह से। 2 उसने कहा था गुडनेस एंड बैडनेस इज कंपैरेटिवली नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि उसने कहा ये शासन बेहतर है या ये शासन खराब है। ये कंपैरिजन करके ही बताया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट में कोई ये नहीं है कि बगैर कंपैरिजन के वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसमें कोई बुराई हो ही नहीं सकती, और कोई शासन इतना बुरा है कि उसमें कोई अच्छाई हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, हर एक शासन में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो कंपैरिजन से ही एक दूसरे कंपैरिजन से पता चलता है। जैसे मोनार्की और टायरनी में या मोनार्की एरिस्टोक्रेसी में कंपेयर करके पता लगेगा कि कौन सा शासन बेहतर है। दूसरा मैंने पहले ही बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट को उसने आइडेंटिकल लिया है, राज्य को या सरकार को बराबर लिया है, क्योंकि उस टाइम पर एंशियंट पॉलिटिकल थॉट्स में मैंने पहले भी बताया था कि सोसाइटी, स्टेट, गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें कोई डिफरेंस नहीं किया गया, इनको आइडेंटिकल लिया गया है, एक ही इनका अर्थ लिया गया है। जो क्लासिफिकेशन किया है एरिस्टोटल ने, वो 2 प्रिंसिपल, उसमें तो क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। ये देखेंगे इसमें। जैसे क्वालिटेटिव का मतलब है कि क्वालिटी क्या है, नॉर्मल फॉर्म है या परवर्टेड फॉर्म है। यदि नॉर्मल फॉर्म है तो ये सारे हो जाएंगे, और परवर्टेड फॉर्म है तो ये सारे हो जाएंगे। तो क्वालिटेटिव तरीके से। क्वांटिटेटिव, एक आदमी शासन करेगा या कुछ करेंगे या बहुत सारे करेंगे, तो ये क्वांटिटेटिव, यानी कि दोनों के आधार पर उसने ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन किया है। पॉलिटी, मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट पोसेस द हेल्दी कम्बिनेशन ऑफ लिबर्टी एंड वेल्थ। उसने पॉलिटी को बेहतर माना है कि पॉलिटी जो ज़्यादा लोगों का शासन है, जो आजकल डेमोक्रेसी को तो उसने शब्द नहीं लिया, लेकिन डेमोक्रेसी के रूप में ही मानते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग और जनता के हित में शासन करते हैं। लेकिन आज की डेमोक्रेसी में भी हम देखते हैं कि नेता भ्रष्ट ज़्यादा हैं और जनता के हित के बजाय अपना हित ज़्यादा देखते हैं। एक बात और कही एरिस्टोटल ने कि नो परमानेंसी बट कॉन्टिन्यूस चेंज इन गवर्नमेंट फ्रॉम प्योर टू परवर्टेड एंड वन टाइप टू अनदर, यानी कि कोई भी जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन कह लो जिसने बराबर लिए हैं, वो चेंज होता रहता है। जैसे मोनार्की कुछ में बाद टायरनी में बदल जाती है, या मोनार्की से एरिस्टोक्रेसी भी आ जाती है, या तो इस तरीके से सिस्टम बदलता रहता है। इसको एरिस्टोटल साइकिल ऑफ चेंज का, यानी कि गवर्नमेंट का जो रूप है बदलता रहता है। कभी कोई रूप आ जाता है, कभी उसमें मोनार्की आ जाती है। जैसे इतिहास में भी देखते रहे, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, इंग्लैंड में भी मोनार्की, फिर डेमोक्रेसी आ गई, फिर मोनार्की आ गई। तो इस तरह से चलता रहता है सिस्टम। तो उसने कहा था ये चेंज होते रहते हैं राज्यों की सरकारों में या कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इसकी आलोचना भी की जाती है, ये तो उसने बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट उसने बेहतर मानी है वो हमने देख लिया, उसका उद्देश्य हमने देख लिया। वो स्टेबिलिटी लेके आना चाहता था, वो परिवर्तन, रिवॉल्यूशन को रोकना चाहता था, मिनिमाइज करना चाहता था। एक तो एप्लीकेबल, आज के टाइम पर ये एप्लीकेबल नहीं है। पहली तो आलोचना ये है कि आज जिस रूप में, आज तो कॉन्स्टिट्यूशन में, सरकार में, स्टेट में, सब में फ़र्क किया जाता है और अलग अलग बात की जाती है, और डेमोक्रेसी को ही सबसे बेहतर शासन माना जाता है। कंसिडर डेमोक्रेसी एज ए परवर्टेड फॉर्म, ये अलग है, ये परवर्टेड फॉर्म के रूप में लिया है, यानी कि उसको एक विकृत रूप लिया है। डेमोक्रेसी को उसने उस कैटेगरी में रखा है जिसमें विकृत शासन, इसमें टायरनी जिस कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में इसने रखा है। डेमोक्रेसी को ये मानता है। डेमोक्रेसी का आलोचक ये शुरू से रहा, प्लेटो भी और एरिस्टोटल भी पूरी तरह से। क्योंकि आलोचक क्यों रहे हैं? क्योंकि ये मैन की इक्वलिटी में इनका विश्वास नहीं था। वो कहते थे कि आदमी सब बराबर नहीं है, और सब बराबर नहीं है तो कुछ योग्य है और कुछ योग्य नहीं है, कुछ बुद्धिमान है, कुछ नहीं है, और शासन करने का अधिकार सिर्फ योग्य व्यक्तियों को होना चाहिए। और डेमोक्रेसी शासन करने का अधिकार सभी को देती है, चाहे कोई योग्य हो चाहे अयोग्य हो। तो इसलिए वो डेमोक्रेसी के हमेशा आलोचक रहे हैं।
ये बता दी मैंने कन्फ्यूजिंग टू टर्म्स, गवर्नमेंट और स्टेट में या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फ़र्क नहीं किया। एक आलोचना इसकी ये होती है, नॉट बेस्ड ऑन इज साइंटिफिक प्रिंसिपल, ये कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल उसने नहीं अपनाया, कोई वैज्ञानिक तरीके से ये बात प्रूव नहीं की, ये ठीक है, सिर्फ उसका अपना एजम्पशन थी, उसके अपने विचार थे जो उसने प्रस्तुत किए हैं। मोर कंसर्न विद स्टेबिलिटी नॉट फॉर वेलफेयर, एरिस्टोटल पर भी और प्लेटो पर भी ये आरोप एक और लगता है कि वो जिस कैटेगरी से, जिस फैमिली से या जिस सोसाइटी से बिलोंग करते थे, हमेशा उसके हितों को सुरक्षित रखने का इन्होंने प्रयास किया है। वो एक नोबल फैमिली से आते थे, अपर क्लास से आते थे, तो उन्होंने हमेशा अपनी क्लास को, अपनी कैटेगरी को श्रेष्ठ माना है, सारे अधिकार उन्हीं को दिए हैं और उन्हीं के अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने सारे सिद्धांत दिए। तो यहाँ भी यह आलोचना लगती है कि उसका मुख्य जो चिंता थी वो सिटी स्टेट को स्टेबिलिटी देने की थी, लोगों की भलाई इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि स्टेबिलिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो ये था प्लेटो का जो है ना, प्लेटो का एरिस्टोटल का जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन के बारे में जो उसके विचार थे। धन्यवाद।